सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसवाई बीकॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 है उसको आज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 लेंगे जिसके अंदर आज से चालू कर देंगे हम लोग अपना मॉड्यूल 1 जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1। बेसिकली आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी रहने वाला है जिसके अंदर हम सिलेबस कंटेंट एंड उसके बाद जो स्टार्टिंग की जो चैप्टर की चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स है उनको आज पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो बेसिक लेवल की चीज़ें वो भी आपको मैं समझा दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो पहले ही बता देता हूँ आपको। देखो कि ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ 1। एंड अगर आप बैफ के हो तो आप अगर बैफ सेकंड सेमेस्टर के हो तो आपको भी ये सेम टॉपिक है बिजनेस लॉ 1, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो अगर आप बैफ सेमेस्टर 2 में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेक्चर को देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट आखिर आपको दिया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी की द्वारा, ठीक है, कि क्या आपको पढ़ना है बिजनेस लॉ के अंदर। तो देखो बिजनेस लॉ के अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप कह सकते हो बिजनेस लॉ में आपको टोटली 3 एक्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल्स के अंदर आपको डिवाइड करके दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2 है, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स में इसलिए बांटा गया है क्योंकि अगर आप रियलिटी में देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं, तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 3 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि हर एक मॉड्यूल के अंदर 4 चैप्टर्स है, तो आप समझ सकते हो कि टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं 3 मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो 12 चैप्टर्स में आपको ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जा रहा है। एंड बाकी आपका जो 4th मॉड्यूल है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के ऊपर है। एंड अपना 5th जो मॉड्यूल है वो है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये टोटल आपका सिलेबस है बिजनेस लॉ का जो कि आपको पढ़ना है अपना सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है, बीकॉम वाले, और जो बैफ वाले उनको सेमेस्टर 2 के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो एक एक करके सारे लेक्चर्स हम लेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर दिन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना मॉड्यूल 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही कुछ चीज़ें को हम समझते हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। और एग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्रॉमिस क्या होता है, और प्रॉमिस को समझने के लिए आपको समझना होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप आगे जब हम पढ़े तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर बस मुझे मान लो रीड ही करना रह जाएगा, फॉर्मेलिटी बस बची रहेगी, उसके बाद चैप्टर फिनिश ही लगभग हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। और ये है दुकान वाला, ये कोई भी दुकान वाला है, मान लो ये कोई कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो ये कपड़े की दुकान वाला है, मालिक है इस दुकान का। एंड ये आप हो, आपको कपड़े चाहिए, ठीक है। आप दुकान में गए और आपको ये वाला कपड़ा पसंद आ गया, ये हरा वाला, ठीक है। आप बोलते हो कि भाई मेरे को तो हमेशा ब्लू वाला कपड़ा ही पहन के रहता हूँ, ये हरा वाला कपड़ा काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब आप क्या किए, दुकान वाले को आपने ऑफ़र दिया, ठीक है, मतलब दुकान वाले को आपने अपना एक ऑफ़र दिया, कह सकते हो ऑफ़र दिया। क्या ऑफ़र दिया आपने, ऑफ़र दिया कि मैं जो हूँ तुझे, मतलब ऑफ़र दिया आपने कि मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, ठीक है, जो भी 500 रुपया हो गया। मान लो आपने शर्ट का बोला कि मैं तुझे 500 रुपया दूंगा इस शर्ट का, तू मुझे ये कपड़ा दे दे। मतलब क्या, आपने उसे एक ऑफ़र दिया, ठीक है, कि मैं तेरे को 500 रुपये, ये जो 500 रुपये मैं तेरे को दे दूंगा अगर तू मुझे ये कपड़ा जो है वो मुझे दे दे, ठीक है। आपने इसे एक ऑफ़र दिया, ठीक है। अब अगर वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। कैसे, देखो अगर आप उसे एक ऑफ़र देते हो, मतलब आप एक टाइप से देखो तो आप एक प्रॉमिस उसे कर रहे हो कि अगर तू मुझे वो कपड़ा दे देगा तो मैं तुझे जो है ये पैसे दे दूंगा, ठीक है। आपने उसे एक प्रॉमिस कर दिया है, अगर आप उसे कपड़ा आपको मिल जाएगा तो आप उसे पक्का पैसे दे दोगे, ठीक है। अब अगर वो उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, ठीक है काम कर, तू मुझे 500 रुपये दे दे और मैं तेरे को ये कपड़ा दे देता हूँ। तो अब जैसे ही मान लो उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब ये जो ऑफर है वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको अभी अच्छे से समझाता हूँ, पहले इतना समझो कि आपने उसे ऑफर दिया
कि भाई मेरे को ये कपड़ा दे दे, आपने एक प्रॉमिस किया कि भाई अगर तू मुझे ये कपड़ा देगा तो मैं तुझे उससे बदले में पैसे दूंगा, ठीक है, आपने एक प्रॉमिस उसे कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने आपको बोला ठीक है एक काम कर, तू मुझे अपने पैसे दे दे, मैं तुझे कपड़े दे दूंगा। उसने भी आपको एक प्रॉमिस किया, यानी दो यहाँ पर प्रोमिसेस हुए, एक आपने प्रॉमिस किया और एक किसने प्रॉमिस किया, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया कि आप उसे पैसे दोगे कपड़े के बदले में, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कपड़े दे दूंगा तो मुझे 500 रुपया दे देना, ठीक है। तो दोनों ने यहाँ पर एक प्रॉमिसेस कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने उसे पैसे दे दिए, ठीक है, कि भाई मेरे को ये ले पैसे और मुझे कपड़े दे दे, और उसने आपको कपड़े दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डील खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखो एग्रीमेंट क्या हुआ, देखो एग्रीमेंट ये हुआ कि आप उसे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंसीडरेशन था, ठीक है। कंसीडरेशन मतलब होता है कि जब आप किसी को, सामने वाले को कोई चीज़ करते हो, कोई मदद या फिर कोई भी चीज़ करते हो, तो आपको सामने से कुछ मिलता है, पैसा कुछ भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सामने वाले को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तो वहां से आपको क्या मिल रहा था, तो वहां से आपको मिल रहा था ये कपड़ा, ठीक है। एंड जब इसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे ये कपड़ा दे दूंगा, तो वहां से उससे क्या मिल रहा था, तो वहां से उससे पैसे मिल रहे थे, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो दोनों ने मिलकर एक एक प्रॉमिस किया, और जब दो प्रॉमिसेस मिल जाते एक साथ में कंसिडरेशन रहता है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा रहता है, तो उसे कहा जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे एग्रीमेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। अब अगर मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही ये जो एग्रीमेंट है, अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाता है तो इसे कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस। जब कोई ऑफर है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है, एंड यहाँ पर बताया गया है कि एग्रीमेंट किसे कहा जाता है, कि प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ मिल जाता है तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना रहता है, देखो एग्रीमेंट का तो मतलब आपको समझ आ गया कि जब हम दो लोगों के बीच में कंसिडरेशन बन जाता है तो उसे एग्रीमेंट बोला जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट में भी हल्का फुल्का समझ आ गया, अभी ध्यान से सुनो आगे, ठीक है, आपको आगे समझ आ जाएगा, अभी थोड़ा बहुत रफ में भी चल रहा होगा। तो अब हुआ क्या, देखो मान लो कि दुकान वाले ने मुझे कपड़े दिए और मैं कपड़ा लेके भाग गया, ठीक है। मैंने पैसे उसे नहीं दिए, मैंने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, ठीक है। यानी क्या कि मैंने उसे ऑफर भी दिया, एक्सेप्टेंस भी हुआ, यानी प्रॉमिस भी हो गया, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी था, एक एग्रीमेंट भी तैयार हो गया था कि भाई तू मुझे पैसे देगा और मैं तेरे को कपड़े दे दूंगा, ठीक है। एग्रीमेंट तैयार हो चुका था, बन गया था। अब हुआ क्या कि उसने मुझे कपड़े दिए और मैं कपड़ा लेके भाग गया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर होगा क्या, ये जो आदमी है ये जाएगा लॉ ऑफ कोर्ट के पास, मतलब कोर्ट में जाएगा, ठीक है। लॉ के पास जाएगा कि भाई देखो मेरे साथ तो अन्याय हो गया है, मैंने तो उसके साथ प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसे तो अपना कंसिडरेशन मिल गया, मुझे तो मेरा मिला ही नहीं, ठीक है। मुझे पैसे चाहिए थे, उस मतलब हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि मतलब कपड़े के बदले में वो मुझे पैसे देगा, लेकिन वो तो पैसे दिया ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर हुआ क्या कि जो ये जो लॉयर रहेंगे, मतलब लॉयर सॉरी, ये जो जज रहेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ ये तो गलत बात हो गई, तो वो मुझे बुलाएंगे, वो बोलेंगे इसे पैसे दे, नहीं तो तेरे को सजा होगी, ठीक है। और ऐसे टाइम पे मैं डर के मारे उसे पैसे भी दे दूंगा, ये ठीक है ले भाई 500 रुपया ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता हूं तो ये जो आदमी है ये चाहे तो लॉ के पास भी जा सकता है, ठीक है, मतलब कोर्ट में भी जा सकता है अपना प्रॉमिस जबरदस्ती पूरा करवाने के लिए, ठीक है। यानी देखोगे तो ये जो मतलब प्रॉमिस है ये लीगली इन्फोर्सेबल है, ये एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, हल्का फुल्का समझ आ गया होगा, मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। अभी आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब इसी का एक और एग्जांपल मान लो, ठीक है। मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका भाई है, ठीक है, ये आपका भाई है। आपके भाई ने बोला एक काम कर, तू बहुत ज़्यादा आपका अगर मतलब ये आपका बड़ा भाई है, तो ये आपके बड़े भाई ने बोला कि बहुत ज़्यादा अगर तू पढ़ाई लिखाई करेगा और अच्छे मार्क्स अगर तेरे को आ जाएंगे अगर एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं तेरे को एक बाइक खरीद के दूंगा, ठीक है। अब आपके भाई ने वादा किया है कि आपको बाइक मिलेगी। यहाँ पर भी देखो तो प्रॉमिस हुआ है, आपके भाई ने प्रॉमिस किया है कि अगर तू पढ़ाई लिखाई करेगा तो मैं तेरे को बाइक दूंगा। आपने भी प्रॉमिस किया ठीक है मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा तो मुझे बाइक दे देना, दोनों के बीच में कंसिडरेशन
स्टिपुलेशन भी है, एग्रीमेंट भी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन आपके भाई ने बाइक खरीद के आपको नहीं दी। उसने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सच में खरीद इतना मार्क्स आ गया, ठीक है, मेरे को थोड़ी मालूम था तेरे को सही में मार्क्स आ जाएगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब आप गए कोर्ट में कि भाई ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ, ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे को बाइक भी नहीं मिली। आप गए कोर्ट में, ठीक है, जज के पास गए कि देखो मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मेरे को न्याय चाहिए, मुझे बाइक ला कर दो, ठीक है, जाओ मेरे भाई को जेल में डालो। तो ऐसे टाइम पर अब ये जो जज रहेगा वो बोलेगा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आप ही सोचो जरा, क्या जब आप एग्रीमेंट बना रहे थे तो क्या आपका कोई भी इंटेंशन था, मतलब आपके भाई का या फिर किसी का भी कोई लीगली, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। और जितने भी ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि समाज के अंदर किए, जैसे जैसे आप मान लो किसी को बोलते हो मैं तेरे को भाई बर्थडे गिफ्ट में ये दूंगा और आप उसे नहीं देते तो क्या वो आपके ऊपर केस कर देगा और आपको जेल में भेज दिया जाएगा? तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते। अब जैसे यही हुआ था अभी बाइक वाला, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ हम एक एग्रीमेंट बोलेंगे जो कि एक सोशल एग्रीमेंट था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉ जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर इसे बाइक नहीं देता है तो लॉ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसके भाई का। इसका भाई ऐसे ही घूमते रहेगा, जज के सामने से घूमेगा, जज इसका कुछ नहीं उखाड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो ये एक मतलब डीलर होता, बाइक डीलर होता और इसके भाई ने पैसे दिए होते इसे, और तब ये अगर बाइक नहीं देता तो उस टाइम पर लॉ जो रहता वो कुछ कर पाता और उस टाइम पर वो एक लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता, लीगल ऑब्लिगेशन इसकी बन जाती कि इसे ये बाइक देनी ही होगी। और अगर ये बाइक को नहीं देता है तो ऐसे टाइम पर ये आदमी इसके ऊपर केस कर सकता है एंड ये इसे जेल में भेज सकता है, ठीक है। तो वहां पर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बस इतना ही कंसेप्ट है कि जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, यानी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी, कि आप अगर उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें पूरा ना करने पर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ सकती है, ऐसे एग्रीमेंट्स को ही कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कमर्शियल जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब आते हैं अपने लीगल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहा जाते हैं। और जितने भी अपने सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, सामाजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे आप मान लो किसी को वादा करते हो भाई मैं अपनी लड़की की शादी जो तेरे भाई से ही करवाऊंगा, ठीक है, और आप बाद में किसी और से करवा देते हो, तो ऐसे टाइम पर वो केस थोड़ी करेगा, कि केस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक सोशल एग्रीमेंट था, वो कोई लीगल एग्रीमेंट, लीगल या फिर कह सकते हो वो कोई एक कमर्शियल या फिर किसी भी प्रकार का उसके अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पर अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है, तो देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 में बनाया गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। इससे पहले कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्ट नहीं बनाया गया था। अब क्यों नहीं बनाया गया था तो आपको बता देता हूँ। देखो मतलब वैसे तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं बनाया गया था। अभी देखो पीछे चलते, पीछे बैक स्लाइड में, तो देखो अब ये जो हमारा ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पहली बात 1872 से आपको ये समझ आ जाता है कि ये जो एक्ट है ये उस टाइम पे बनाया गया था जब हम गुलाम थे, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ठीक है। मतलब अब हम 1974 मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए थे एंड 1872 में ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो उसी टाइम पे ये लॉ बना गया था। तो बेशक है कि ये ब्रिटिशर्स ने ही लॉ बनाया है, तो ये ब्रिटिशर्स का ही बनाया हुआ लॉ है। एंड अगर आप देखोगे तो क्यों बनाया गया था, तो होता क्या था, देखो 1872 में काफ़ी ज़्यादा ही इंडिया के अंदर ट्रेड्स बढ़ चुके थे। इंडिया से जो ब्रिटिशर भर भर के सामान लेके जाते थे, विदेशों में बेचते थे, मसाला जो मिल गया सब लेके जाते थे और बेचे डालते थे बाहर देश में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या था कि इंडिया के जो ट्रेडर्स होते थे कई बार उनके बीच में मतलब हाथापाई या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। एग्रीमेंट इनका टूट जाता था, मान लो सामने वाले को बोलते थे भाई मैं तेरा सामान खरीदने कल आऊंगा, किसी को बेचना मत, और ये मतलब ये जाता था कहीं पे घूमने के लिए, तब तक ये दूसरे को बेच देता था ये आदमी, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते थे जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती थी। तो इसी से रिलेटेड जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा तो कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है नहीं पहले से कि जिसको फॉलो करके उस हिसाब से कुछ किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो इंग्लिश जो लॉ था, मतलब ब्रिटेन में जो लॉ चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसी के इंस्पिरेशन लेकर वही उसी के हिसाब से जो है इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि 1872 में बनाया गया था, ठीक है।
एंड इसको इन्फोर्स कब से किया गया, मतलब इसे लागू कब से किया गया, तो इसको लागू किया गया 1 सितंबर, मतलब फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 में ही, ठीक है, मतलब उसी साल लागू कर दिया गया था 1 सितंबर को, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स नहीं बनाया था, ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ओके, अब हल्का फुल्का आपको समझ आ गया हो कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है एंड एग्रीमेंट किसको कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर बस आपको फॉर्मेलिटी बची है, रीडिंग करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जो नहीं समझ आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पर लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका, फिर भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रेम्बल में कुछ खास नहीं, whereas it is expedient to define and amend certain part of the law of relating to contract। मतलब यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें दिखता है कि कुछ लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, कोई कुछ ऐसा दिखाई देता है, हमें डिफाइन हो जाता है कि उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो हमें लाना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए उस पार्ट को, ठीक है, यही लिखा है इसमें। तो शॉर्ट टाइटल को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंडेड commenced it extended to the whole of India टू एक्सेप्ट, मतलब 2 जगह को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हर पूरी इंडिया के अंदर ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है, इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वहाँ पर लागू है ये पूरा इंडिया के अंदर, ठीक है। और आप देखोगे तो वहाँ पर भी है, क्योंकि पहले वो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्पेशल स्टेट का दर्जा रखते थे, लेकिन अब 370 हट चुका है, तो वहाँ पर भी ये लागू हो चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। वहाँ पर भी यही सेम लॉ चलेगा एंड इट शॉल बी कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। वही ये 1 सितंबर को ये लागू हुआ था 1872 में, ठीक है। ये मतलब फोर्स में आया था ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि द इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, मतलब वही इंग्लिश लॉ को देखकर बनाया गया था, उसी के हिसाब से बनाया गया है। द एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1872 एंड कम इनटू फोर्स ऑन द सितंबर 1872। इट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके आगे आप देखोगे तो ये मॉड्यूल का बताया गया है कि मॉड्यूल के अंदर जो 3 जो मॉड्यूल्स है आपके हैं जो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तक, तो वहाँ तक अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितने भी चैप्टर्स है वहाँ पर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया। एंड उसके बाद अगर आप चैप्टर 7 मतलब चैप्टर 8, 9, 10 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं यहाँ पर बोला गया है, ये कुछ ऐसी ही चीज़ें बोली गई जिसको आप नहीं भी इग्नोर भी मारते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको बस ये ऊपर का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे पेपर के अंदर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर का बस रखो, ये कोई काम का नहीं है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ। इट प्लेज एज an important role in our day-to-day life and more so in case of trade, commerce and industry. In commercial and ordinary life, promises are made, sometimes they are performed and sometimes breach is committed। मतलब यह यहाँ पर लिखा है कि देखो बिजनेस लॉ के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रखता है, ठीक है। क्यों रखता है, क्योंकि देखो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखो दिन भर में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं। आप दुकान में जाते हो, दुकान वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कैसे, तो आप देखो सोचो ज़रा, आप दुकान में जाते हो और दुकान में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आप दुकान वाले से बोलते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे मान लो दुकान में कोई वेफर कुरकुरे खरीद लिए, ठीक है। तो दुकान वाले को आप ऑफर देते हो सबसे पहले कि भाई एक काम कर, मेरे को ये जो कुरकुरे का पैकेट है वो मुझे दे दे, ठीक है, मैं इसके बदले में तेरे को 5 रुपये दूंगा। वो जो दुकान वाला होता है वो बोलता है ठीक है तू मुझे दे, मैं तेरे को पैसे दे, मतलब पैसे दे, मैं तेरे को कुरकुरे का पैकेट दे देता हूँ। आप उसे पैसे दे देते हो, आपको कुरकुरे का पैकेट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अगर आप पैसे बिना दिए ही भाग जाते हो तो आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। और भी देखो काफ़ी सारे दिन भर में एग्रीमेंट्स भी हम बनाते रहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती है, किसी में लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसी जिम्मेदारी, ड्यूटी जिसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं कि अगर उसे फुलफिल ना किया जाए तो उसके ऊपर कोर्ट जो है एक्शन ले सकता है, ठीक है, उसे फुलफिल करवाने के लिए। ओके, तो उसी को बोला जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए देखोगे तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दिन भर में हम ऐसे काफ़ी सारे प्रोमिसेस करते रहते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते रहते हैं लोगों के साथ में, काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हम बनाते हैं जो कि जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। वहीं पर हम काफ़ी सारे ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं, एग्रीमेंट्स करते रहते हैं जिनमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। जैसे हम सोशल प्रॉमिसेस करते हैं, लोगों दोस्तों को वादा करते हैं, भाई तेरे को मैं कल
पार्टी में इतने मतलब तेरे को गिफ्ट कल ये दूंगा, या फिर चल हम कल घूमने जाएंगे, आप उसके साथ प्रॉमिस करते हो सकता है आप घूमने ना जाओ या फिर घूमने जाओ, ठीक है। तो जो भी रहती है, तो आप दिन भर में ऐसे काफ़ी सारे हम प्रोमिस करते रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बिजनेस लॉ के अंदर, ठीक है। और साथ ही हम अपने कमर्शियल यूज़ में भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं अपने बिजनेस लाइफ के अंदर भी, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे बिजनेस नहीं कर रहे आप लोग, फिर भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा गया है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसे प्रोमिसेस के साथ डील करता है जो लीगल ऑब्लिगेशन रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले कि देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस यानी लीगल मतलब लीगली वो इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। जो ऐसे ही एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वही अपना जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ उन्हीं प्रोमिसेस से डील करता है। प्रोमिसेस को आप एग्रीमेंट समझ सकते हो, प्रोमिसेस से ही एग्रीमेंट बनते हैं। जब दो प्रोमिसेस होते हैं तो उनको मिलाकर हम एग्रीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। प्रोमिसेस के अंदर जब कंसिडरेशन रहता है, ओके। तो प्रोमिसेस जब ऐसे प्रोमिसेस बन रहते हैं जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होता है, तो वही सारी चीज़ें जो रहती है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, ठीक है। और जो इसके बाहर रहती है, जो जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आती है, ठीक है। वही लिखा है, दिस एक्सक्लूड दोज प्रोमिसेस मेड इन कॉमन लाइफ विच मे मोरली ब्रिंग बट क्रिएट नो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल एक दिया गया है कि मतलब कोई एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे भी प्रोमिसेस होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती है। जैसे लिखा है कि ए प्रोमिसेस टू बी 500, मतलब ए जो रहता है, मतलब ए एक आदमी का नाम है जो कि प्रॉमिस करता है बी को कि वो बी को 500 रुपया देगा एज अ बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है। मतलब बर्थडे के रूप में, मतलब बर्थडे गिफ्ट के रूप में 500 रुपये उसे देगा। बट होता क्या है कि देखो ए फेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, मतलब ए नहीं दे पाता है, उसके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। बी वांट टू सूट अ फाइल अगेंस्ट ए फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, मतलब बी जो है वो चाहता है कि भैया मैं इसके ऊपर केस करूंगा ए के ऊपर कि उसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था, ये तो एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। अब बी सोचता है कि देखो बी को लगता है कि ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि बी कैन नॉट सक्सीड एज देयर वॉज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर फॉर एक्सक्लूड ऑफ ऑब्लिगेशन विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, यानी यहाँ पर यही लिखा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर वो सारी चीज़ें हो जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर नहीं होती है, जो किसी पे एक एग्रीमेंट होती है, मतलब जिनके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है, ओके। तो वो सारी चीज़ें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। यहाँ पर मतलब काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा एक ऐसा लॉ नहीं है जिसके अंदर सारी चीज़ें मतलब एग्रीमेंट्स के बारे में है या फिर सारी चीज़ें ऑब्लिगेशंस के बारे में है। मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, या फिर जितनी भी ऑब्लिगेशंस है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। क्योंकि देखोगे काफ़ी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो एग्रीमेंट वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप किसी को बर्थडे प्रेजेंट के लिए 500 रुपये वादा करते हो, तो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रही है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ वही एग्रीमेंट्स आते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, और नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑब्लिगेशंस भी होते हैं जो लीगल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सॉलमन जो है वो कहते हैं हैज राइटली ऑब्जर्वेड दैट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट ऑब्लिगेशन एंड दोज ऑब्लिगेशन विच हैव देयर सोर्स इन एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर यही बोला गया है कि मतलब सलमन जो है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किए हैं, उन्होंने देखा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा एग्रीमेंट के ऊपर नहीं है, सारे एग्रीमेंट्स उसके अंदर नहीं आते हैं, इसके अंदर वही एग्रीमेंट्स आते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। एंड वो और आगे ये भी लिखा है कि एंड इसके अंदर वो ऑब्लिगेशंस आते हैं जिनका एक सोर्स होता है एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। मतलब वो किसी एग्रीमेंट के अंदर आते हैं वो ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये वही यहाँ पर लिखा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है कि इट एक्सक्लूडेड फ्रॉम its purview all obligation which are not contractual in nature and agreement which are social in nature, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि एंड जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी ऐसे ऑब्लिगेशन है जो कि मतलब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर के नहीं होते हैं, जो कि सोशल नेचर के होते हैं, एंड ऐसे जितने भी एग्रीमेंट होते हैं जो सोशल नेचर के होते हैं वो सब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर होते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है।
ओके। एंड नेक्स्ट लाइन में आप देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है, ये लास्ट ये वाला पैराग्राफ में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जू इन पर्सनम एज डिस्टिंग्विशेड फ्रॉम जू इन रेम। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसको पढ़ते आपको समझ आएगा क्या है ये। वैसे ये एक टाइप का कंसेप्ट आप कह सकते हो, जू इन पर्सनम एंड जू इन रेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो जू इन रेम का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देके ही समझा देता हूँ। देखो जैसे कि जू इन रेम का मतलब होता है कि कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर सिर्फ आप ही का राइट होता है एंड बाकी लोग उस राइट को छीन नहीं सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको समझा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जू इन रेम मीन्स अ राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थिंग एंड इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में वो राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल लिखा है, देखो यहाँ पर उसी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इज द ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, मान लो एक्स आप हो और आप एक ज़मीन के मालिक हो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है कि ही हैज़ अ राइट टू हैव क्विट पोजीशन एंड enjoyment of that land against every member of the public. ठीक है, similarly every member of the public is under an obligation to not to disturb X position or enjoyment. ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखो X जो है उसके पास मान लो कोई ज़मीन है। अब वो जो ज़मीन है क्योंकि उसके पास वो है तो उसकी राइट्स बनते हैं कि वो उसको एंजॉय करे, उसकी वो ज़मीन उसका मजा ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी बाकी लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उनकी ये ऑब्लिगेशन बनती है, जिम्मेदारी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उसे किसी भी मतलब किसी भी तरीके की परेशानी ना करे उसके इंजॉयमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब उसकी ज़मीन हड़पे ना। अब मान लो कोई जाता है उसकी ज़मीन हड़पने के लिए, तो ऐसे टाइम पर वो जो एक्स होगा वो चाहे तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, ये जो मतलब सिचुएशन है इसे कहा जाता है जो इन रेम। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एक्स इज राइट इन द रेम। ठीक है, मतलब ये रेम के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। एंड उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर है जू इन पर्सनम, यह इसका मतलब होता है मीन्स अ राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये जू इन पर्सनम, मतलब ये पर्सनम के ऊपर है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही सिर्फ आपका राइट होता है। ठीक है, हक होता है एंड बाकी लोगों को उसके ऊपर हक नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से आपको समझा देता हूँ, लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि ए जो है उसने मान लो ओ किया था, ओफ्स किया था सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी। मतलब उसने क्या किया था, ए जो था उसने बी से कुछ पैसे उधार लिए थे, मतलब कुछ पैसे उधार ले लिए बी से। अब बी जो है उसी के पास सिर्फ ये राइट है, बी हैज़ द राइट टू रिकवर हिज अमाउंट फ्रॉम ए। ठीक है, अब देखोगे तो सिर्फ बी के पास ये राइट है और किसी के पास राइट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी के पास वो राइट है कि वो इस पर्टिकुलर आदमी से पैसे मांग सकता है। ठीक है, बी ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से किसी से भी मांगते फिरेगा एंड और किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो ए से पैसे मांग सके, सिर्फ बी के पास ये राइट है कि वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। तो दिस राइट हैज़ कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय बी। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो राइट है, हक है, ये सिर्फ बी ही परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस राइट ऑफ बी इज जो इन पर्सनम। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपको समझाया गया है यहाँ पर। में भी समझ आ गया हो, नहीं समझा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर लेक्चर अगर नहीं समझ आया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊंगा तो वहाँ पर वापस इसको री एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट मे भी समझ आ ही गया होगा। तो देर आर सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। दोस एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स शुड बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एंड मीनिंग थ्रू आउट दिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी काफ़ी और भी चीज़ें जो है जो सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है एक्ट के, तो वो सारी चीज़ें अब आगे आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा एंड यहाँ ये सारी चीज़ें हैं एंड बस एक लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं जो कि डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पर सेक्शन 2 जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ पर बताए गए, जो कि वैसे तो मैं पहले ही बता चुका, फिर भी आपको वापस से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है प्रपोजल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये प्रपोजल वैसे क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो देखो, प्रपोजल का मतलब ऑफर ही होता है, ऑफर बोलो चाहे प्रपोजल बोलो। जैसे आप मान लो किसी को आप प्रपोजल देते हो कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट खरीदोगे, या फिर आप बोल दो मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। ठीक है, तो दोनों बात एक ही हो जाती है, प्रपोजल बोलो चाहे ऑफर बोलो, तो वही प्रपोजल ऑफर एक ही चीज़ है। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू
obtaining the assent of that order to such act are abstinent, he is said to make a proposal। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, तो देखो यहाँ पर थोड़ा मतलब लॉ का लैंग्वेज है तो अच्छे से बता देता हूँ। देखो कि जब कोई पर्सन जो है सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई मतलब होता है दिखाना, ठीक है, मतलब कोई आदमी जब दिखाता है सामने वाले को, मतलब फील करवाता है, दिखाता है अपना विलिंगनेस कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये एग्जांपल के अंदर अगर आप देखो, मतलब ये वाला जो एग्जांपल था इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो आदमी है ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के बदले में। तो ये इसकी विलिंगनेस दिखाती है कि मैं इतने पैसे देने के काबिल हूँ, ठीक है। तो यही लिखा है कि जब कोई पर्सन अपना विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप बोलते हो किसी को कि भाई मैं तेरे को नहीं मारूंगा अगर तू मुझे ये सामान दे दे, ठीक है। तो जब भी आप किसी को अपनी विलिंगनेस दिखाते हो कुछ भी करने की या फिर ना करने की, यहाँ पर बोला गया है कि विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल, कि आपको उसका अप्रूवल मिल जाए, कि मतलब क्या कि आप सामने वाले को पहली बात तो ये ऑफर देते हो, दिखाते हो कि मैं तेरे को पैसे दे सकता हूँ अगर तू मुझे अपना सामान देगा। आप उसको पहली बात अपना सिग्निफाई करता हो विलिंगनेस। और क्यों आप अपना ये विलिंगनेस दिखाते हो, ताकि आपको लगता है कि अगर मैं ये ऑफर दूंगा उसको, ये जो मतलब बेसिकली कह सकते हो कि जब मैं अपना ये विलिंगनेस दिखाऊंगा तो वो मुझे अपना असेंट देगा, अप्रूवल देगा, एक्सेप्टेंस कर लेगा मेरे ऑफर को, ठीक है। कि ऑफ द ऑर्डर टू सच एक्ट अब्सटेनिंग ही इज सेड टू बी अ मेक अ प्रपोजल, ठीक है। कि जब ऐसा कुछ वो करता है कि मतलब उसको चाहिए कि भाई सामने वाला मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो उसको बोला जाता है प्रपोजल, ठीक है। कि वो प्रपोजल कर दे रहा है अपने कोई भी चीज़ का, ठीक है, कि मैं तेरे को पैसे दूंगा उसके बदले तू मुझे कपड़े दे देना, ओके। तो इसको बोला जाता है प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल बोलो, ऑफर बोलो, वही चीज़ें। तो आपको यहाँ पर ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है इसको, क्योंकि आप पेपर में जब प्रपोजल का डेफिनेशन लिखोगे तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ये सेक्शन 2 के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से लिख देना है। ये ऐसे ही बुक ने नहीं लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सिटी ने नहीं लिखा है, ये सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ओके। तो आपको लिखना है यही वाली चीज़। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक्सेप्टेंस का तो आपको मालूम बताइए, जब सामने वाला आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा, ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसी को एक्सेप्टेंस बोला जाता है। कि व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब सामने वाले के पास मतलब जब पर्सन जो है जिसके ऊपर प्रपोजल किया जा रहा है, जब वो कर देता है, मतलब सिग्निफाई कर देता है अपना असेंट। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल होता है, जब वो अपना अप्रूवल दे देता है, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जब कि मतलब कहा जाता है कि वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो चुका है, एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, ठीक है। और जैसे ही वो एक्सेप्टेड हो जाता है, ऑफर जो रहता है वो एक्सेप्टेंस उसका मिल जाता है, तो वैसे ही वो एक प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। वो लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्या, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है, तो मतलब प्रोमिसर मतलब वो जो प्रॉमिस ऑफर देता है, प्रोमिसी मतलब वो जो प्रॉमिस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, ठीक है, जो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। ये मतलब ऑफर दे रहा है सबसे पहले। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है आपको याद रखने। उसके बाद कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि आपको जब किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ मिलती है, जैसे आप पैसे उसे दे रहे हो दुकान वाले को कपड़े के बदले में, तो आपको मालूम है कि जब मैं उसे पैसे दूंगा तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, कंसीडरेशन मिलेगा। कंसीडरेशन का मतलब होता है ये कुछ मिलना सामने से, ठीक है। तो आपको कपड़े मिलेंगे, तो इसको कंसीडरेशन बोलते हैं। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेनेड फ्रॉम डूइंग, मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मतलब जब कोई आदमी रहता है जो डिज़ायर करता है, मान लो जो प्रॉमिसर है ये प्रॉमिसी को डिज़ायर मतलब चाहता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे या फिर कुछ ना करे, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि सामने यहाँ पर कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप चाहते हो कि जब मैं इसके लिए कुछ करूँ, यानी ये ऑफर दे रहा हूँ, तो उसके बदले में वो मेरे लिए कुछ करे या फिर कुछ ना करे, तो वो उसका कंसिडरेशन बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या कुछ ना करे मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर ये कोई दुकान वाला है, ठीक है, एंड ये दूसरा कोई दुकान वाला है। अब होता क्या है कि ये जो दुकान वाला है ये बहुत ज़्यादा फेमस दुकान वाला है और ये चाहता है कि पूरे मार्केट के अंदर मेरी इकलौती ही दुकान हो और सब मेरे इधर से सामान खरीदें, ठीक है। अब होता क्या है, ये भी काफ़ी फेमस दुकान वाला है, बाजू वाले जो गली मतलब बाजू वाला जो एरिया है वहाँ का है, ठीक है। तो ये अपना दुकान, एक और दुकान यहाँ पर खोलने वाला है, ठीक है, ये जो आदमी है। अब होता क्या है, ये जो आदमी रहता है वो इस आदमी को बोलता है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा और एक काम करना, तू अपना दुकान यहाँ पर मत खोलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंसिडरेशन से क्या मिल रहा है कि तू कुछ
कुछ ना कर, इसीलिए मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ, अपना ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कंसिडरेशन के अंदर कुछ ना करने के लिए भी बोला जा सकता है, कि जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुकान मत खोल तू यहाँ पर, ठीक है, उसके बदले में मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है। तो व्हेन अप डिजायर, मतलब कोई भी आदमी जब डिजायर करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि जो प्रोमिसी है या फिर कोई भी अदर पर्सन जो है वो उसके लिए कुछ करे या ना करे, फ्रॉम डूइंग और नॉट डूइंग, मतलब डूज और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, अब्सटेनिंग का मतलब होता है ना करना, ठीक है, और प्रॉमिस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, कि मतलब कुछ प्रॉमिस करना है करने के लिए या फिर ना करने के लिए कुछ प्रॉमिस करना है। समथिंग सच एक्ट और अब्सटेनिंग, मतलब कुछ करने के लिए कहना है या फिर कुछ नहीं करना है। प्रॉमिस इज कॉल्ड एज, जब ऐसा कोई प्रॉमिस हो जाता है तो इसे कहा जाता है अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। मतलब क्या, कि जब ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ मिलता है, मतलब सामने वाला जो ऑफर ही रहता है, जो ऑफर करता है, प्रॉमिसर जो होता है, वो ऐसा कुछ डिजायर उसका बन जाता है कि जब मैं इसको पैसे दूंगा तो उसके बदले में वो जो रहेगा वो मेरे लिए कुछ करे या फिर कुछ ना करेगा। तो ऐसा जब कुछ बन जाता है तो उस प्रॉमिस के अंदर, तो वो कहा जाता है, वो उसी को कंसिडरेशन बोला जाता है इस प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का समझ आ गया होगा, काफ़ी कंफ्यूजन वाला है थोड़ा सा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट का काफ़ी सिंपल है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ईच फॉर अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे आपने कपड़ा वाला देखा था तो उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है जब देखो जब सामने वाला पहले प्रॉमिस करता है, ये जो ऑफर देता है वो सबसे पहले प्रॉमिस करता है, उसके बाद जब दूसरा आदमी जो रहता है जब वो भी प्रॉमिस कर देता है, मतलब देखो सबसे पहले ये प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को मान ले पैसे दूंगा तो मुझे इसके बने कपड़े दे देना, तो ये भी एक प्रॉमिस करता है। तो जब ये प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तेरे को कपड़े दे दूंगा तू मेरे को पैसे दे देना, तो जब ये दूसरा वाला प्रॉमिस होता है तो उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। कि ये मतलब कह सकते हो यही वाला प्रॉमिस होता है जो कि कंसिडरेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। कि जैसे ही दूसरा वाला आदमी बोलता है कि मैं भी तेरे को प्रॉमिस देता हूँ कि तू मुझे अगर पैसे देगा तो मैं तेरे को अपना कपड़ा दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्रिएट हो जाता है, ओके। उसके बाद वॉइड का मतलब क्या होता है, तो वॉइड का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, मतलब उसको हम लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है। मतलब इनवैलिड एग्रीमेंट भी कह सकते हो, मतलब इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, या फिर वॉइड एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लो कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो जो आदमी है वो क्रिमिनल निकल गया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम वॉइड कहेंगे, ठीक है। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। उसके अंदर मान लो कोई भी घाटा होता है, मान लो वो जो जो भी गुंडा मवाली जो भी था वो अगर मान लो आपको पैसा लेकर खा जाता है और आप जाते हो कोर्ट में केस करने के लिए कि भाई देखो मैं इसके साथ मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बंदूक के लिए मैं तेरे को पैसे दूंगा और बाद में तुम मेरे को वापस पैसे देना, अब पैसे नहीं दे रहा है ये मेरे को, तो उस टाइम पर लॉ आपको कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होगा उसे वॉइड कह दिया जाएगा कि भाई ये तो एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो पहले वैलिड था, मतलब सही था, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में वॉइड बन गया, ठीक है। मतलब बाद में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको बताऊं, मान लो मतलब जैसे मान लो आप क्या किए, मतलब आपने कोई एक एग्रीमेंट बनाया कि एक काम करते हैं हम लोग करते हैं, मतलब ये आप हो और ये दूसरा आदमी, ठीक है। आपने कोई सामान है, ये मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसके लिए एक आदमी के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है। इसको बोला कि भाई मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं तेरे को ये सामान जो है वो इतने रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। अब आपका एग्रीमेंट बन गया, अगले दिन पता चलता है कि ये जो सामान है, जिस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट बना हुआ था, ये जो सामान है ये अब बैन हो चुका है इंडिया के अंदर, ठीक है। मान लो कोई भी सामान हो गया, दारू हो गया, पहले दारू मान लो महाराष्ट्र के अंदर बैन नहीं था, अब बैन हो गया अचानक से, ठीक है। तो अब बैन होने की वजह से अब क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह दिया जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये पहले जब ये मतलब पहले जब दारू को इलीगल नहीं किया गया था, मतलब जब दारू बंद नहीं किया गया था, तो उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन जैसे ही इसे मतलब कुछ सर्कमस्टेंसेस आए, कुछ सिचुएशंस आ गए, तो उसके बाद ये इनवैलिड हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर कोई लॉस होता
होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, तो यहाँ पर ये सामने वाली पार्टी जो रहेगी वो इस आदमी के ऊपर केस नहीं कर सकती है कि भाई तूने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट होगा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इन्फोर्स नहीं किए जा सकते लॉ के द्वारा, उन्हें वॉइड कहा जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हल्का फुल्का समझो। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। उसके बाद होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैं हल्का सा समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आगे समझेंगे जब इसके बारे में और टॉपिक्स है उसके अंदर समझेंगे। देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता है कि नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना। ठीक है, मतलब क्या है कि वो आदमी जो रहेगा वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझा ही देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये आप हो और आपको एक गुंडा जो है जबरदस्ती आपके ऊपर सिर पे बंदूक रखकर आपको जो प्रॉपर्टी है वो साइन करवा देता है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर साइन कर दे। ठीक है, साइन कर दे, आपने साइन कर दिया उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जबरदस्ती, लेकिन अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है आपको उसको अपनी प्रॉपर्टी देनी होगी, तो यहाँ पर आप चाहो तो कोर्ट में जाकर बोल सकते हो भाई वो तो मेरे ऊपर बंदूक रख के मेरे से जबरदस्ती मतलब मेरा प्रॉपर्टी छीना था, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह देता हूँ, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मेरे को नहीं से प्रॉपर्टी देनी है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, आपको देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वॉइडेबल होता है, मतलब जो एक जो आदमी रहता है जिसके साथ मतलब जुर्म हो रहा रहता है, वो आदमी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है। लेकिन अब हो सकता है मान लो जैसे ये जो आदमी है ये डरता है उस गुंडे से, ये बोलता है नहीं नहीं हो सकता है मान लो मैंने जबरदस्ती अगर ऐसा कुछ किया तो बाद में मालूम पड़ा मेरे को मार वार देगा, तो छोड़ो जाने दो, प्रॉपर्टी जाई तो जाई, मेरी जान बच जाएगी। तो ऐसे टाइम पर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है। ठीक है, तो इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, जिनको मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल बनाया जा सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टीज, मतलब क्या कि मतलब यहाँ पर ये लिखा है बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर और अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या यहाँ पर ये लिखा है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, एंड ये किसके ओपिनियन के द्वारा, मतलब एक आदमी जो रहेगा उस मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट मान लो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें जो एक आदमी रहेगा जिसके साथ मान लो जोर जबरदस्ती हुई है, वो आदमी की ओपिनियन के ऊपर रहेगा कि ये जो लॉ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है होगा या नहीं होगा, मतलब इसे वैलिड कहा जाएगा या वॉइड कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट मान लो ये आप हो और आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, तो आप वो आदमी बनोगे जो कि ये डिसाइड करोगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड कहलाया जाएगा या फिर मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरा आदमी होगा वो उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होगा, हक नहीं होगा। ठीक है, जिसने जबरदस्ती से दूसरे आदमी को लाया रहेगा उसके पास कोई हक नहीं होगा, जो जबरदस्ती से एंटर हुआ होगा उसके पास ये राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। और वॉइड होने का मतलब ये हो जाता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी कोर्ट में जाकर हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फिर आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड आगे ये लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर लिखा है सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब सीजेस का मतलब होता है जैसा किसी चीज को सीज कर देना, मतलब बंद कर देना। ठीक है, कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ से बंद जाता है, मतलब बंद हो जाता है कि अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा, तो वैसे ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड बन जाता है। और वॉइड वो बनने के लिए क्या होता है, तो वो मतलब यही लिखा है यहाँ पर कि व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, मतलब जब वो इन्फोर्सेबिलिटी से सीज हो जाता है कि अब वो इन्फोर्सेबल नहीं है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, हल्का फुल्की चीज़ें मे भी हल्की फुल्की जो भी चीज़ें रहेंगी वो समझ आ गया होगा। सो मे भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, एंड काफ़ी सारे टर्म्स भी समझ आ गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पर भी पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। एंड ये जो लेक्चर का PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्योंकि लेक्चर खत्म हो चुका है एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए वो भी लेक्चर, एंड फाउंडेशन कोर्स के भी लेक्चर जल्दी ही चालू हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ पक्का शेयर कर देना, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी देख सके वीडियोज़ को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो सर्च मारते हैं और
मेरी वीडियोस नहीं दिख पाती है उन लोगों को, तो उनके साथ भी अपनी वीडियोस को शेयर करो ताकि वो भी लोग हमारी वीडियोस को देख सके। तो वो वीडियो को पक्का शेयर कर देना एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वहाँ पर जाकर फॉलो भी कर देना। एंड आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड जो भी अपडेट्स रहते हैं वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर उसे भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो दोनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड यहाँ तक अगर आप अपने वीडियो को देख लिया है तो उसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे होंगे, 1-2 दिन बाद देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।